नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मृति कना घोष, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी, रामगढ़ में कार्यरत हूँ। आज 24 मई इस दिन को वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे के रूप में मनाया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज इसी टॉपिक के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। सिजोफ्रेनिया क्या है? सिजोफ्रेनिया एक बहुत ही क्रॉनिक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है जिसमें कि इंसान के मन के थॉट्स, एक्सपीरियंसेस, परसेप्शंस, इन सभी मेंटल एक्टिविटी में कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाती है। एक समय ऐसा था जब ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था क्योंकि तब इसका मेडिसिन अवेलेबल नहीं था। पेशेंट को घर पर ही बांध कर रख दिया जाता था, बट अभी इसका ट्रीटमेंट है। ये डिजीज़ भी दूसरे डिजीज़ की तरह ट्रीटमेंट से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, बशर्ते कि ट्रीटमेंट पूरी होनी चाहिए। लेकिन आज भी ज़्यादातर लोग इस डिजीज़ को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और इसे पागलपन का नाम दे दिया जाता है। अक्सर लोग ऐसे पेशेंट को नीम हकीम के पास ले जाते हैं जिससे कि पेशेंट की सिचुएशन और भी बिगड़ जाती है। ये डिजीज़ किसी भी एज के व्यक्ति में हो सकता है और ये लगभग 1% लोगों में पाया जाता है। इसमें पेशेंट अपना जीवन सामान्य रूप से नहीं जी पाता है। प्राइमरी स्टेज में पेशेंट कटा कटा सा रहता है अपने फैमिली एंड सोसाइटी से। वो बहुत कम बोलता है या बोलता ही नहीं है। किसी से मिलना जुलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता है और वो अकेला रहना ही चाहता है। कभी कभी तो पेशेंट खुद को एक रूम में भी बंद कर लेता है। ऐसे पेशेंट में आँखों का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता है और अगर होता भी है तो कुछ अलग टाइप का होता है। ऐसे पेशेंट में 2 सिम्टम्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए। फर्स्ट इज हेलोसिनेशन एंड सेकंड इज डिल्यूजन्स। हेलोसिनेशंस मतलब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होना जो कि वास्तव में होता ही नहीं है। इसमें 70% पेशेंट को ऑडिटरी हेलोसिनेशन होती है एवं कुछ कुछ पेशेंट को विजुअल हेलोसिनेशंस भी होते हैं। ऑडिटरी हेलोसिनेशन में पेशेंट को कई तरह के अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई पड़ते हैं जो कि रियल में नहीं होते हैं। इनके रेस्पॉन्ड में पेशेंट हमेशा बुदबुदाते हुए या मुस्कुराते हुए पाए जाते हैं। हम सोचते हैं कि वो अपने आप से बातें कर रहा है, बट रियल में ऐसा नहीं है। उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देता है और वो उस आवाज़ का ही आंसर कर रहा होता है। कभी कभी तो ये इतना सीवियर हो जाता है कि पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेता है। सिजोफ्रेनिया के 10 में से 4 पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है। कभी कभी पेशेंट को लगता है कि उसके शरीर पर कोई कीड़े या मकोड़े रेंग रहे हैं और वो यह सोचकर अजीब बिहेवियर करने लगता है। देन नेक्स्ट इज डिल्यूजन्स। ये एक फॉल्स बिलीफ होता है। ऐसे विचार होते हैं जो कि गलत होते हैं, बट पेशेंट को उस पर पूरा भरोसा होता है, वो उस पर पूरा विश्वास कर लेते हैं। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन। इसमें पेशेंट को लगता है कि कोई उसके खिलाफ है। अगर वो फैमिली के साथ रहता है तो उसे लगता है कि फैमिली मेंबर उसे मारना चाहता है। उसे इनसिक्योरिटी फीलिंग होने लगती है। वो सब चीज़ को शक की नज़र से देखने लगता है। यहाँ तक कि फैमिली मेंबर द्वारा खाना पीने का सामान दिए जाने पर भी उसमें भी वो शक की दृष्टि से देखने लगता है। पेशेंट को ऐसा फील होता है कि खाने में या पीने के पानी में ज़रूर जहर मिलाया होगा। वो समझता है कि फैमिली मेंबर उसके खिलाफ है
और उसे मार डालना चाहता है। फैमिली मेंबर द्वारा बहुत समझाने मनाने पर भी वो कुछ भी मानने या सुनने को तैयार नहीं होता है। वो ये सुनने को तैयार ही नहीं होता है कि उसकी सोच गलत है। यदि वो ये मान जाता है कि उसका विचार गलत है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस पेशेंट में सिजोफ्रेनिया का सिम्टम है ही नहीं। सेकेंड इज डिल्यूशंस ऑफ रेफरेंस। इसमें पेशेंट नेचुरल इवेंट को अपने साथ रिलेटेड मान लेता है। जैसा कि यदि वो बाहर निकलता है और 4 लोग एकत्रित होकर बात कर रहे होते हैं, तो ये देखकर वो सोचने लगता है कि वे लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। अगर उसने किसी इंसान को हंसते हुए देख लिया, तो तुरंत अपने मन में विचार पैदा कर लेता है कि जरूर वो मुझे ही देख के हंस रहे होते हैं। इन दोनों टाइप्स के अलावा एक और सिम्टम्स भी होते हैं ऐसे पेशेंट में, जो कि है निगेटिव सिम्टम्स। निगेटिव सिम्टम्स में पेशेंट का इमोशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो हैप्पी एंड सैड मोमेंट का डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता है और उसका बिहेवियर रिवर्स हो जाता है। जैसा कि मान ले फैमिली में अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो सब कोई को रोते हुए देखकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। इसमें एक चीज़ और होती है कि इसमें पेशेंट पहले नॉर्मली जो कर पाता था, अब वो नहीं कर पाता है। यदि पेशेंट स्टूडेंट है, तो जैसे वो पहले पढ़ाई करता था, तो अब वो नहीं कर पाता है। वो दिन भर चुपचाप या तो बैठा होता है या तो लेटा हुआ होता है। यदि वो पहले जॉब करता था, तो अब वो जॉब छोड़ देता है, जा नहीं पाता है, उसकी कार्य क्षमता बिल्कुल शून्य हो जाती है। नाउ कम टू द कॉजेज। सिजोफ्रेनिया होता क्यों है? ऐसा विश्वास किया जाता है कि ब्रेन में एक केमिकल होता है डोपामाइन, जिसके लेवल बढ़ जाने से सिजोफ्रेनिया होता है। अब प्रश्न ये आता है कि डोपामाइन का लेवल बढ़ता क्यों है? तो कुछ जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए माता या पिता में से यदि किसी एक को सिजोफ्रेनिया की बीमारी है, तो उनके बच्चे में भी ये बीमारी होने की चांसेस 12% तक रहती है। और यदि माता और पिता दोनों को ही ये बीमारी है, तो उनके बच्चों में 40% तक चांसेस होते हैं सिजोफ्रेनिया की बीमारी होने में। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर। इसमें डिलीवरी के टाइम यदि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है, तो ऐसा माना जाता है कि आगे चल के उस बच्चे में सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज पीसफुल एनवायरनमेंट। घर का एनवायरनमेंट यदि बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है और व्यक्ति अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज नहीं कर पाता है, जिससे कि उसके स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ जाते हैं और इमोशनल लेवल पर वो डिस्टर्ब हो जाता है। देन लास्ट इज ट्रीटमेंट। सिम्टम के आधार पर पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। यदि ये सिम्टम्स किसी भी पेशेंट में 4 से 7 हफ्तों के बीच कंटिन्यू करता है, तो ही मेडिसिन दी जाती है। इसमें कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा होता है। ये 1 से 2 साल तक भी चल सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी मेडिसिन शुरू किया जाता है, उतनी ही जल्दी पेशेंट रिकवर करते हैं। पहले तो मेडिसिन द्वारा डोपामाइन के लेवल को घटाया जाता है, जिससे क्या होता है कि पेशेंट में जो सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स होते हैं, वो धीरे धीरे चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि सिम्टम्स चले जाने के कारण पेशेंट को खुद ये लगने लगता है और उनके घर वाले भी ये सोचने लगते हैं कि ये तो अब ठीक हो गया है, इसमें तो बीमारी के लक्षण है नहीं, तो बेकार में मेडिसिन क्यों चालू रखे। तो वो क्या करते हैं, मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं, जो कि बहुत ही दुखद है, क्योंकि ऐसा करने से सिम्टम्स का रिपीटेशन फिर से हो सकता है और
यदि रिपीट होता है सिम्टॉम तो मेडिसिन को बहुत लंबा चलाना पड़ता है। हो सकता है कि 5-6 साल तक मेडिसिन लेना पड़ जाए। इसीलिए मेडिसिन के कोर्स को कंप्लीट किए बिना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। कभी भी मेडिसिन का डोज खुद से कम करना या बंद करना डिसाइड ना करें। पेशेंट जब भी अंडर कंट्रोल सिचुएशन में आ जाते हैं मेडिसिन के द्वारा, वैसे ही घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे किसी न किसी काम में एंगेज कर दे, चाहे वो काम छोटा हो, बड़ा हो, इजी हो, जो भी हो, जिससे कि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए और वो खुद को पेशेंट समझना छोड़ दे। इस टाइम पेशेंट को मेंटल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसे हमेशा मोटिवेट एंड एनकरेज करते रहना चाहिए। रेगुलर काउंसलिंग एंड हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट से पेशेंट बहुत जल्द रिकवरी कर लेता है। फैमिली के साथ साथ सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है ऐसे पेशेंट को कोऑपरेट करके उसे फिर से अपने नॉर्मल लाइफ में लौटाने के लिए। सोसाइटी के सामने ये चैलेंज होता है कि वो किस तरह से एक मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट को अच्छे से व्यवहार करके, उसको कोऑपरेट करके उसे जल्द से जल्द ठीक होने में मदद करे। उस पेशेंट के सामने कभी भी उसे पेशेंट या पागल नहीं बोलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक that through this video you guys got to know a lot about schizophrenia. I will share my next video very soon on another topic. Thank you very much.